नमस्कार। महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा साहू। आज हम बात करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र और उसके विशेष क्षेत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से पहले हमने लास्ट ईयर व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक पूरा पेपर हमने डिस्कस किया। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने सारी जो भी थ्योरी थी, कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की थ्योरी, फैक्टर्स डिटर्मिनेशन और ये सब हमने देख लिया था। उसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी आपका पार्ट था। ये सारा डिस्कस किया हमने। अब यहाँ आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में ये समष्टि अर्थशास्त्र का पेपर है। इसमें हम ये देखेंगे कि व्यष्टि और समष्टि में जो माइनर सा डिफरेंस था वो भी हमने डिस्कस किया था कि व्यष्टि में हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, वहीं समष्टि में हम समग्र राष्ट्र का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत मांग उसका अध्ययन कर रहे हैं, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में हम समस्त राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उपभोग, बचत, निवेश, समस्त मांग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। वहाँ पर हम बात कर रहे थे किसी एक फैक्टर या एक गुड्स की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं पूरे राष्ट्र में या जनरल प्राइस लेवल किस तरह से डिटरमाइन होगा और उसमें उतार चढ़ाव किस कारण से हो रहे हैं और इकोनॉमी को वापस संतुलन की स्थिति में लाने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा सकते हैं। ये हम सब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो 1936 से पहले जब केन्स ने एक पुस्तक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी, उससे पहले समष्टि अर्थशास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं था। उससे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही अध्ययन किया जाता था। इसमें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को मानना था कि इकोनॉमी में क्या है, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। इस कारण पूर्ण रोजगार के अनुसार ही राष्ट्रीय आय का स्तर का निर्धारण होता है। तो ऐसे हमें किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है जिसके द्वारा हम ये निर्धारित करें कि हमें पूर्ण रोजगार या राष्ट्रीय आय किस प्रकार से प्राप्त की जानी है या किन कारणों से या किन साधनों का उपयोग करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं की गई, क्योंकि उनका मानना था कि मार्केट फोर्सेस से और बिना गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, पूर्ण रोजगार के बिंदु पर काम कर रही है, ऐसा मानना था। लेकिन जब 1930 की मंदी के बाद ये महसूस किया गया कि जैसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कह रहे हैं वैसा एक्चुअल में हमें अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं दे रहा है। उस टाइम बहुत मात्रा में बेरोजगारी की स्थिति हमारे सामने आई। तो फिर जब स्टडी की गई जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा, तो उन्होंने एक व्यापक अपनी स्टडी के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला और अपनी एक बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सरकार या इकोनॉमी को प्रयास करने चाहिए। अब क्योंकि अपूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो सकती है, ऐसा केन्स का मानना था। तो अब यहाँ पर केन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र में हम देखेंगे, केन्स ने विभिन्न रोजगार का सिद्धांत दिया है, आय का सिद्धांत दिया है, ये इन्फ्लेशनरी गैप और बहुत सारे कंसेप्ट इसमें दिए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। 1936 में जब बुक आई है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी केन्स की, उसके बाद ही हम समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव मानते हैं। इसी कारण से फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, आपको पता? जेम केन्स या जॉन मेनार्ड केन्स को कहा जाता है, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र, वैसे अर्थशास्त्र का फादर कौन है? एडम स्मिथ। इसी तरह फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जेम केन्स। ठीक है, ये याद रहेगा। तो चलो अब बात करते हैं वापस। देखो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें हम, तो इसमें देखो समष्टि अर्थशास्त्र में समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त और समूची अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है, न कि इसके अनगिनत छोटे छोटे व्यक्तिगत भागों का। एक दूसरे शब्दों में देख सकते हैं, समस्त अर्थव्यवस्था के मुख्य कुल जोड़ एग्रीगेट्स और उसके मुख्य औसतों का विवरण दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उपभोग, बचत, निवेश, समस्त मांग, समस्त पूर्ति और सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बात सामने आई। यहाँ पर हम एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं। एक होता है टोटल, एक होता है एग्रीगेट। इसको भी हम कुल बोलते हैं, कभी इसको भी बोल देते हैं। वो टोटल का हिंदी मीनिंग है कुल,
और एग्रीगेट का हिंदी मीनिंग है समग्र। तो यहाँ पर क्या मतलब है, टोटल ऑफ टोटल इज एग्रीगेट, टोटल ऑफ टोटल इज एग्रीगेट, या जिसको हम बोल रहे हैं कुल का कुल क्या है, समग्र है, याद रहेगा। अब यहाँ पर हम समग्र का अध्ययन करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और रोजगार कैसे निर्धारित होता है, किन कारणों से इनमें वृद्धि हो रही है, किन कारणों से इनमें कमी होती है, और इन समूची अर्थव्यवस्था का विकास किन तत्वों पर निर्भर कर रहा है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि देश की पूंजी के साथ श्रम को रोजगार पर लगाने से ही अंततः राष्ट्रीय आय उत्पन्न होती है, इसलिए आय के निर्धारित तत्व ही किसी देश के समस्त रोजगार को निर्धारित करते हैं, और उन्हीं तत्वों में परिवर्तन आने से ही समस्त रोजगार की स्थिति बदलती है। इस कारण हम जब समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो इसमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरह से हो रहा है वो पढ़ेंगे, उसकी विभिन्न विधियाँ वो देखेंगे। पूर्ण रोजगार से पहले हमारी इकोनॉमी में संतुलन है तो उसको हमें किस तरह से उस बेरोजगारी को कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति की क्या भूमिका हो सकती है, वो सब हमारी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा समष्टि अर्थशास्त्र का बेसिक क्या है। अब देखो यहाँ पर ये है, अब इसके मुख्य विषय क्या क्या हो सकते हैं। अभी जैसे मोरलेस हमने डिस्कस कर दिया, जेमकिंस ने जो अपनी बुक लिखी थी, ये देखो यहाँ पर द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इन्होंने आय और रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वो हम देखेंगे। इससे पहले जब हुआ क्या, 1936 से पहले जब 30 की मंदी थी, 1929 की महामंदी जब जिसे हम बोलते हैं, लगभग 5-10 साल इसका ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबा था। इसे निकलने के लिए केन्स ने एक समाधान बताया, क्योंकि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की जो अवधारणा थी उस समय ध्वस्त हो गई। उनका मानना था कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, किसी भी तरह की सरकार की इंटरवेंशन की या सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सेज लॉ ऑफ मार्केट जो उन्होंने दिया था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, इस कारण हमें किसी भी तरह की बेरोजगारी का सामना, अनैच्छिक बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा इकोनॉमी में, और इकोनॉमी पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहेगी। लेकिन उस टाइम जब देखा था ये मार्केट फोर्सेस फेल हो गई, बड़ी मात्रा में बेरोजगारी की स्थिति सामने आई, तो केन्स ने यहाँ पर एक बहुत ही ड्रास्टिक अपना एक सिद्धांत यहाँ पेश किया, जिसमें उन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था को यदि बेरोजगारी से निकालना है तो सरकार की भूमिका अहम है। सरकार को अपनी नीतियों के माध्यम से, समुचित उपयोग के माध्यम से सरकार को आगे आना होगा। सरकार अपना निवेश बढ़ाए, सरकारी व्यय बढ़ाए, ताकि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों को उत्पन्न किया जा सके और बेरोजगारी को कम किया जा सके। इस तरह से केन्स ने उस महामंदी से निकलने का समाधान सभी अर्थव्यवस्था को बताया, और वह वाकई कारगर रहा, और अभी भी वर्तमान में भी ये एप्लीकेबल है। मोर और लेस अभी इसमें और एडवांसमेंट हुए हैं, लेकिन एक आधार हम जिसे देखते हैं वो केनीजियन अर्थशास्त्री है, जिसके कारण हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का या समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव मानते हैं। तो इसके विशेष क्षेत्र में हम बात करें तो विशेष क्षेत्र जो सबसे पहला अभी हमने बात करी, रोजगार तथा बेरोजगारी, इसके बारे में केन्स ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। बेरोजगारी की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या कारण है, और हम उस बेरोजगारी को किस तरह से दूर कर सकते हैं, जिसमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का उपयोग, स्पेशली केन्स ने राजकोषीय नीति का महत्व बताया है कि किस तरह से हम राजकोषीय नीति या विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उपयोग करके बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। इसी तरह से इसके साथ ही, वैसे तो केन्स का जो संपूर्ण अर्थशास्त्र था वो, क्योंकि उस टाइम बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, उसी को आधार मानकर चला है, लेकिन इसको हम जैसे इन्फ्लेशनरी स्थिति है, बहुत ज़्यादा महंगाई की स्थिति है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, उस समय भी इसको लागू हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आय का निर्धारण। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का निर्धारण किस तरह से होगा, ये केन्स ने अपने सिद्धांत में दिया है। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगी, वहाँ पर केन्स ने बोला कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण होगा। एग्रीगेट डिमांड को भी वह एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, उसको उन्होंने इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड का नाम दिया है। प्रभावी समग्र मांग का भी बहुत विस्तृत विश्लेषण किया है केन्स ने। यहाँ पर साथ ही केन्स ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण पूर्ण रोजगार से पहले भी संभव है, ज़रूरी नहीं कि पूर्ण रोजगार के स्तर पर ही रहो। अब हम पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, केन्स के अनुसार एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाकर हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण को
पूर्ण रोजगार के स्तर तक ले जा सकते हैं, ऐसा किन्स का मानना था। ये भी हम देखेंगे विस्तृत रूप से। अगला इसमें जो विशेष क्षेत्र में हम पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल्स, व्यापारिक चक्र। व्यापारिक चक्र क्या होते हैं? आर्थिक गतिविधियों में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय आय में, रोजगार में, पूंजी निवेश, इनमें जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं क्रमिक रूप से, उनको हम क्या बोलते हैं? व्यापारिक चक्र बोलते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। हमें कभी तेजी देखने को मिलती है, कभी मंदी देखने को मिलती है। अभी जैसे आपने देखा कोरोना के कारण इकोनॉमी के अंदर जब सारी आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई तो एक हमें रिसेशनरी एक फेज़ का सामना करना पड़ा, मंदी जैसी स्थिति हमें उसका सामना करना पड़ा। ऐसा कोई भी कारण भी हो सकता है और बिना किसी कारण के भी हमें एक मतलब एक हमें एक चक्रीय रूप देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा वो एक ही गति है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा तेज़ी की स्थिति से ही गुजरेगी, उसमें मंदी, तेज़ी ये एक चक्रीय रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। तो इसके भी हम विभिन्न सिद्धांत पढ़ेंगे। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या कारण माना है मंदी का, तेज़ी का, वो हम पढ़ेंगे। उसके आधार पर जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, कीन्स की, सैमुअल्सन की, हॉट्रे की, हैयेक की, वो थ्योरीज़ हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। समष्टि परक आर्थिक नीति, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था को इन व्यापारिक चक्रों से मुक्त करना है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर जो हमारी समष्टिगत समस्याएं हैं उनके समाधान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो समष्टि अर्थशास्त्र का एक जो पेपर आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, ये आपको भी करंट सिचुएशन से आपको जोड़ता है। आप हमारी करंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने मंदी की बात करी, उस समय सरकार को किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, किस तरह से अपनी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का उपयोग करना चाहिए, आप खुद उसका एनालिसिस कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगला सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति, जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन, अभी हमने बात की। अब यहाँ पर कीन्स ने पहले बेरोजगारी का सिद्धांत दिया था, उसी के साथ साथ कीन्स ने एक थ्योरी भी दी है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। उसमें मौद्रिक रूप में इसको पूरा स्पष्ट किया है, मुद्रा की मांग को स्पष्ट किया है कि जो लोग हैं मुद्रा की मांग क्यों कर रहे हैं, उसके 3 उन्होंने मोटिव्स बताए हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव और ट्रांजैक्शन मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। मतलब लेन देन उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इस कारण व्यक्ति मुद्रा को तरल रूप में अपने पास रखना चाहता है, उसी को कीन्स ने मुद्रा की मांग कहा है, और उसको मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से इकोनॉमी में ब्याज का दर का निर्धारण है, वो भी कीन्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो जब मंदी की स्थिति थी तो उस समय कीन्स ने बेरोजगारी की स्थिति से बाहर निकलने के लिए उपाय बताया, और उसका कारण क्या बताया कि इकोनॉमी में मांग की कमी है, समस्त मांग या एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण इकोनॉमी में मंदी आई है। इसी तरह युद्ध काल के बाद जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो कीन्स ने एक और पुस्तक लिखी, हाउ टू पे फॉर वॉर। उसमें उन्होंने बताया कि जब बेरोजगारी मंदी का कारण समस्त मांग में कमी है, तो इन्फ्लेशन या महंगाई का कारण अत्यधिक समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड में का अत्यधिक हो जाना उसका कारण है। एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो जाने के कारण हमें इन्फ्लेशन की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस कारण कीन्स ने दोनों ही स्थितियों का जो भी हमारे व्यापारिक चक्र है उनका कारण बताते हुए उनके समाधान की ओर हमें यहाँ पर मतलब उनका समाधान यहाँ पर बताया है। मुद्रास्फीति आजकल एक गंभीर समस्या बन गई है, विकासशील हो चाहे विकसित देश। तो मुद्रास्फीति का सिद्धांत समष्टिपरक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर बन जाता है, वो हम पूरा विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। एक स्टैग इन्फ्लेशन की बात यहाँ पर कीन्स ने की है, जो बिल्कुल ही एक नई अवधारणा यहाँ पर पेश की है। यहाँ पर हम बात करते हैं, एक तरफ अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति है, दूसरी तरफ हमें कीमत स्तर भी प्राय घट रहे हैं, मतलब रिसेशन और डिप्रेशन भी साथ में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब उत्पादन भी घट रहा है और मतलब मंदी की स्थिति भी है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति को कीन्स ने स्टैग इन्फ्लेशन नाम दिया। जो भी बाकी इकोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार जब ऐसी परिस्थिति इकोनॉमी के अंदर आ रही है तो उसको क्या बोल रहे हैं? स्टैग इन्फ्लेशन। अब देखो स्टैग इन्फ्लेशन इसलिए थोड़ी एक कठिन एक पैराडॉक्स हमारे सामने ले आती है, क्योंकि दोनों ही, एक तरफ हमें बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें विस्तारवादी राजकोषीय और विस्तारवादी मौद्रिक नीतियों की आवश्यकता है, जिसमें सरकार मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाए, रोजगार के स्तर को बढ़ाए, इसलिए खर्च ज़्यादा करे ताकि लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़े और वो मांग बढ़ाए। मतलब हमें मांग को एक तरफ बढ़ाना है बेरोजगारी दूर करने के लिए। दूसरी तरफ मुद्रास्फीति की स्थिति है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हम मांग को कम करें। तो मांग को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें संकुचित विस्तारवादी और संकुचित
मौद्रिक नीति का उपयोग करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से कि हम लोगों के हाथ में जो क्रय शक्ति है उसको कम कर सकें, जो मुद्रा की मात्रा है उसको कम कर सके इकोनॉमी में, ताकि मुद्रा की स्फीति को कम किया जा सके, महंगाई को कम किया जा सके। तो इस तरह से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसके लिए उपयुक्त नीति निर्धारण क्या हो सकती है, उसका यहाँ पर उसकी भी स्टडी करेंगे। भुगतान शेष और विदेशी विनिमय दर, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट के निर्धारण किस तरह से होगा, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण हमारी जो रुपये की एक्सचेंज रेट है वो निर्धारित होती है, वो सभी हमारी समष्टि अर्थशास्त्र के विषय बनते हैं। भुगतान शेष क्या होता है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करें तो हम किसी देश के निवासियों का विदेशों के साथ जो भी लेन देन हो रहा है, या हमारी जैसे भारत की बात करें तो भारत के लोगों का या भारतीयों का विदेशों के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उनका एक लेखा जोखा या एक रिकॉर्ड है, उसको हम बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे वस्तुओं सेवाओं का कितना हम क्रय विक्रय कर रहे हैं, हम कितना आयात कर रहे हैं और हम किन देशों को कितना निर्यात कर रहे हैं, वस्तुओं का, पूंजी का, सेवाओं का, उन सब का एक जो विस्तृत रिकॉर्ड होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अब जैसे भुगतान शेष में घाटा और अतिरिक्त की समस्या में देखने को मिलती है। भुगतान शेष में घाटे का मतलब है कि यदि हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं तो हम या और निर्यात कम कर रहे हैं तो हमें भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा जितना हमें मिल रहा है, तो घाटे की स्थिति होगी। इसी तरह से अतिरिक्त की स्थिति इसके विपरीत हो सकती है। तो इसके लिए भी मतलब इसका क्या समाधान हो सकता है, किस तरह से इस भुगतान घाटे के शेष को और सरप्लस की समस्याओं से हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, वो भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का ही एक विषय है भुगतान शेष से संबंधित जो है विदेशी विनिमय दर। अब विदेशी विनिमय दर विदेशी विनिमय दर की हम बात करें तो 1970 से पहले जब एक स्वर्णमान लगभग अपनाया गया था, तो उससे पहले तो उस समय जब ये विदेशी विनिमय दर स्वर्ण से लिंक कर दी गई थी सारे देशों की, और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये स्थिर विदेशी विनिमय प्रणाली अपनाई गई। उसके बाद जब अमेरिका ने भी स्वर्णमान को त्याग दिया, तो ये जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, वो भी ध्वस्त हो गया। उसके बाद सभी देशों के द्वारा लगभग परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाया गया, जिसमें पहले तो स्टार्टिंग में एक बैंड हमने दिया था जिसके अंदर विदेशी विनिमय दर परिवर्तित हो सकती थी। अब धीरे धीरे अब है मार्केट में किसी भी विदेशी विनिमय या विदेशी करेंसी की कितनी मांग है और उसकी कितनी पूर्ति है, उसके आधार पर उसकी जो दर है वो निर्धारित होती है। जैसे हम बात करें विश्व के अंदर रुपए की कितनी डिमांड होगी और रुपए की कितनी सप्लाई होगी, उन दोनों के आधार पर इसके प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा। जैसे किसी वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर हम उसकी कीमत का निर्धारण करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी किसी भी देश की करेंसी का जो निर्धारण है, जैसे हम डॉलर की बात करें तो डॉलर इतना महंगा क्यों है, हमें $1 खरीदने के लिए कभी 70 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वो विश्व में डॉलर की मांग बहुत ज़्यादा है, इस कारण उसकी कीमत ज़्यादा है। इसी तरह यदि भारत की रुपये की डिमांड यदि बढ़ जाए तो हो सकता है इससे उल्टा भी हो सकता है कि $70 देने पड़े $1 के लिए, तो इट इज़ पॉसिबल। अब विनिमय दर भुगतान शेष को किस तरह से प्रभावित करती है? अभी मान लो किसी देश ने अवमूल्यन कर दिया, जैसे अभी चाइना ने जानबूझकर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया, तो इसके कारण क्या होता है, जब किसी की देश की करेंसी की वैल्यू को कम किया जाता है तो उस देश की जो निर्यात है वो सापेक्षिक रूप में विश्व में क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं। इस कारण वो निर्यात की जो उनके उस देश की वस्तुओं की मांग विश्व में बढ़ जाती है, कॉम्पिटिटिवनेस उनका बढ़ जाता है। इसी तरह से इसको एक अभी इसी तरह से यदि रिवैल्यूएशन की बात करें या इसका जस्ट एप्रिसिएशन की बात करें, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन में क्या अंतर है, ये भी एक मतलब इसमें जस्ट माइनर सा डिफरेंस है, दोनों सेम ही है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन जब ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेस के थ्रू हो रहा है, जब मांग और पूर्ति की प्रक्रियाओं के द्वारा। डिवैल्यूएशन जब सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा रही है, तो तब हम देखेंगे इसको और आगे और इसको डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम ये पूरा जो हमारा भुगतान शेष और विदेशी विनिमय दर की प्रणाली संबंधित है वो भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट जो इसका विशेषता रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की हम यहाँ पर बात करते हैं। आर्थिक विकास का सिद्धांत, इसको विकास ग्रोथ इकोनॉमिक्स, वैसे एक अलग पेपर भी चलता है आपके, लेकिन ये सबका सब किसके अंदर आ गया, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आ गया। कीन्स ने जो अपना जो मॉडल दिया था वो
अल्पकाल पर बेस्ड था। केन्स का मानना था कि वी आर ऑल डेड इन द लॉन्ग रन, दीर्घकाल में तो हम सब मर ही जाएंगे। तो अभी जो हमारी वर्तमान की समस्या है, बेरोजगारी, मंदी, मुद्रास्फीति, इनकी समस्याओं को समाधान हमें करना पड़ेगा, ताकि आगे दीर्घकाल में तो वैसे ही समस्या बनी रहेगी यदि हम अपनी वर्तमान की समस्याओं का समाधान करते रहें। तो केन्स का जो मेन मेजर फोकस था वो अल्पकाल पे था। उन्होंने आय सर्जन या मांग पर ज़्यादा फोकस किया बजाय उत्पादन शक्ति पे, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के। तो इसके बाद एक हैरोल्ड डॉमर का एक मॉडल आया, जिन्होंने लगभग दोनों पक्षों को एक साथ शामिल किया। आय सर्जन जिसके जो मांग को प्रभावित कर रही है, और उत्पादन क्षमता में वृद्धि उसकी भी बात की जो कि पूर्ति पक्ष को प्रभावित कर रही है। इन दोनों ही पक्ष में समानता या स्थिरता के माध्यम से ही किसी देश का हम एक स्थिर विकास की कल्पना कर सकते हैं। हैरोल्ड डॉमर का मानना था कि आय सर्जन जो आय में वृद्धि है वो इस तरह से हो जिसके कारण क्या है, उत्पादन क्षमता में होने वाली जो वृद्धि है उसका पूरा पूरा उपयोग किया जा सके। कहने का मतलब है, यदि स्थिरता के साथ विकास करना है बिना दीर्घकालीन मंदी और मुद्रास्फीति के, तो केन्स का मानना था, हैरोल्ड डॉमर का ने ये बोला कि आय या मांग में इस दर से अवश्य वृद्धि होनी चाहिए, आय सृजन की जो बात कर रहे थे, जिससे बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता का पूरा पूरा प्रयोग किया जा सके, जिससे इकोनॉमी में हमें एक स्थिर, ना तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, ना इन्फ्लेशनरी स्थिति रहेगी। यदि मांग पूर्ति के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, पूंजी बढ़ाने में वृद्धि होगी, तो उससे पूर्ति पक्ष हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ साथ यदि आय में या मांग में वृद्धि हो तो इकोनॉमी में एक बैलेंस रहेगा। इस तरह से ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल रहा है, जो लगभग सभी अर्थव्यवस्था में समान रूप से लागू होता है। लेकिन फिर भी स्पेसिफिक रूप से जो अल्प विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, उनके लिए भी अलग अलग मॉडल्स दिए गए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय में विभिन्न वर्गों के सापेक्ष भाग, रिलेटिव शेयर से नेशनल इनकम। ठीक है, ये भी हम इसमें देखेंगे। कुल राष्ट्रीय आय में समाज के विभिन्न वर्गों का, श्रमिकों का, पूंजीपतियों का, विभिन्न जो उत्पादन के साधन है उनका किस प्रकार क्या भाग है, उनका रिलेटिव शेयर कितना होना चाहिए, उसका निर्धारण किस तरह से होना चाहिए, वो भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक विषय है। यानी कि हम कह सकते हैं वितरण का सिद्धांत भी हम यहाँ पर देखते हैं, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये लगभग हो गया। अब इसको संक्षिप्त में हम देख सकते हैं। समष्टिपरक आर्थिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर और मुद्रास्फीति का सिद्धांत हम देखेंगे, आर्थिक विकास का सिद्धांत यहाँ पर देखेंगे, वितरण का समष्टिपरक सिद्धांत या मजदूरी और लाभों के सापेक्ष भाग का विश्लेषण, राष्ट्रीय आय में मजदूरी का भाग कितना होगा, लाभ का भाग कितना होगा, ब्याज का भाग कितना होगा, लगान का भाग कितना होगा, इस तरह से उसका वितरण किस तरह से होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। आय के रोजगार के सिद्धांत की बात करें तो इसके अंदर हम विशेष रूप से दो देखेंगे, उपभोग फलन का सिद्धांत और निवेश का सिद्धांत, और इसके दोनों के माध्यम से हम व्यापार चक्रों का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन हुआ कि हम इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं और कैसे इसका उद्भव हुआ, क्यों समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र किस तरह से हमारी इकोनॉमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है हमारी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको पढ़िएगा और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करिएगा।